सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोन। 400 स्पर्मेटोजोन बनाने हैं, 400 स्पर्म्स बनाने हैं, तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपको चाहिए? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जरा चैट बॉक्स में डाल दो आप, जैसे जैसे आपका सॉल्व होता जाएगा मैं चेक कर लेती हूँ। गुरलीन का आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। हितैषी शर्मा ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 400 स्पर्मेटोजोआ। अब आप देखो कि जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो कितने स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है? 2 स्पर्म्स, ठीक है। मुस्कान बेटा आंसर ध्यान से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स बनाता है? 2 बनाता है। और आपने कितने देखने हैं यहाँ पर? 400 स्पर्मेटोजोआ। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको 200 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक 2 बना रहा है तो 200 ऑब्वियसली डबल बनाएंगे 400। सो द राइट आंसर इज 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड, 2n is equal to 16 in case of primary spermatocyte, ठीक है। What shall be the total number of chromatids in the secondary spermatocyte? अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n is equal to 16 है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और फिर उसके बाद बोलते कि आपने टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स बताने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे। निकालो जरा इसका आंसर और चैट बॉक्स में डालो जरा फटाफट से। गुरलीन का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, ठीक है बेटा, सबसे पहले आंसर आया गुरलीन का। देखते हैं बाकी बच्चे कब तक भेजते हैं। हर्षिता का भी आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, आपके पास 2n is equal to 6 है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है। अगर आपके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब कि 16 टोटल बेटा क्रोमोसोम्स है, तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होती है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होती है, तो ऑब्वियसली 16 में कितनी होंगी? डबल हो जाएंगी ना आपके पास, क्लियर। अब आप ये देखो कि जब आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हो तो मतलब मेयोसिस 1 होता है, और मेयोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो अगर ये वाला है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगा? n is equal to 8, यही होगा ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? n is equal to 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक क्रोमोसोम में, अब आपने क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन केस ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना बोलोगे? देखो जरा, चेक करो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है बेटा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है। आंसर अभी तक आया नहीं किसी का, चेक कर रही हूँ मैं भी। 2 ही बच्चों ने दिया है, गुरलीन और हर्षिता ने, बाकी कब देंगे भाई? हाँ जी गुरलीन, हर्षिका का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी बताओ बेटा जल्दी से। एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड्स होती हैं? 2 क्रोमेटिड्स नहीं होती हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है ना एक क्रोमोसोम में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर कितना हो गया? हैप्लॉइड हो गया, 16 की बजाय 8 हो जाएगा। तो अगर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है तो 8 में कितनी होंगी? 16 होंगी बेटा आपके पास। क्रोमेटिड बतानी है, क्रोमेटिड आर्म्स, दीज आर द आर्म्स ऑफ द क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 8। तो कितना नंबर ऑफ क्रोमेटिड हो जाएगा? ऑब्वियसली बेटा नंबर ऑफ क्रोमेटिड तो डबल ही होगा ना क्रोमोसोम के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होंगे, क्योंकि 2n is equal to 16 है, 8 8 16, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि वो तो एक क्रोमोसोम में 2 होते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैच्योर एग्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल इन ईच ईयर।
हर एक साल जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है वो कितने एग प्रोड्यूस करती है? एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल एक साल में कितने मैच्योर एग्स प्रोड्यूस करती है? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल कितने एग प्रोड्यूस करती है? लिखो जरा चैट बॉक्स में। हितैषी शर्मा का आंसर आ चुका है, अंकिता सिंह का भी आ चुका है, हर्षिता का भी आ चुका है। ठीक है बेटा, जो एग प्रोडक्शन होता है फीमेल में वो मंथ में एक ओवरी ही प्रोड्यूस करती है, तो ऑल्टरनेट दोनों ओवरी ऑल्टरनेट मंथ में एग प्रोडक्शन करेंगे, तो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में एक साल में 12 एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया, जैसे सपोज अगर आपसे पूछा गया कि प्रॉपर कितने एग्स या ओवम्स, अगर बाय चांस मल्टीपल चॉइस में कुछ ऐसा ऑप्शन आता है, या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के हिसाब से वो पूछ लेते हैं, सॉरी सेकेंडरी oocyte के हिसाब से, तो वो जरा ध्यान में रखना, क्योंकि एग तभी बनेगा जब उसका स्पर्म से फ्यूजन होगा। अगर स्पर्म के साथ फ्यूजन या कांटेक्ट नहीं होता है तो सेकेंडरी oocyte एग में कन्वर्ट नहीं होता है। बट अगर इन जनरल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में एक साल में कितने एग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो 12 ही होंगे, क्योंकि दोनों ओवरी ऑल्टरनेट मंथ में एग प्रोड्यूस करेंगे। नंबर ऑफ ऑटोसोम बताने हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ ह्यूमन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो ह्यूमन में बनेगा उसमें नंबर ऑफ ऑटोसोम कितने होते हैं? ऑटोसोम का मतलब क्या होता है? ऑटोसोम का मतलब होता है जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, तो आप में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 46। ठीक है, तो अगर मैं ऑटोसोम की बात करूं बेटा, तो नंबर ऑफ ऑटोसोम कितने होंगे? दैट मस्ट बी 44। ऑटोसोम का नंबर कितना होगा? 44, क्योंकि दो तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे। बिल्कुल सही हर्षिता बेटा, ठीक है 44। अच्छा नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एग रिलीज इन द लाइफ टाइम ऑफ अ वुमेन इज अप्रोक्सीमेटली। एक फर्टाइल वुमेन अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने अप्रोक्सीमेट एग रिलीज करती है? अप्रोक्सीमेट नंबर याद रखना है 400। Approximate 400 egg are released in the lifespan of a woman who is proper fertile. फिर आपने बताना है लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है 2 से 3 दिन का, मोटिलिटी फर्टिलिटी 2 से 3 दिन तक बनी रहती है। ओवम का होता है 1 डे, यानी कि 24 आवर्स का। ठीक है बेटा, तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने करने हैं। क्लियर है? अच्छा अभी जरा लेक्चर के ऊपर आ जाते हैं बेटा। लेक्चर हमने स्टार्ट करना है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो टॉपिक करवाया था वो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस करा था, जिसमें हमने स्पर्मेटो और oogenesis दोनों कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आप लोग करोगे दैट इज बेसिकली नोन एज द गैमीट्स। अब हमने गैमीट्स के बारे में पढ़ना है। गैमीट्स का नेचर हमेशा कैसा होता है हमारे पास? हैप्लॉइड नेचर। ठीक है, अब गैमीट में जो सबसे पहला गैमीट हम यहाँ पर पिक करेंगे दैट इज द स्पर्म, व्हिच इज बेसिकली द हैप्लॉइड एंड मोटाइल मेल गैमीट। स्पर्म को क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमीट। क्लियर? दूसरी बात बेटा, स्पर्म का जो डिस्कवरी है, एक्चुअली हु डिस्कवर्ड द स्पर्म, इसके ऊपर समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपने याद रखना है, A.B. ल्यूवेनहॉफ। क्लियर? दूसरा जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड है, मोटाइल है, इसको मेल गैमीट बोला जाता है। और मेल है जो बेटा वो दो तरह के स्पर्म्स बनाते हैं। क्लियर? दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे, या तो जो स्पर्म्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप आपके पास होगा दैट इज 22 प्लस x और 22 प्लस y। 22 का मतलब होता है ऑटोजोम, x और y सेक्स क्रोमोसोम है, तो टोटल नंबर 23 ही आएगा बिकॉज वो हैप्लॉइड है। तो जो x कंटेनिंग होते हैं
उनको नाम दिया जाता है गाइनोस्पर्म्स, और जो वाई कंटेनिंग है उनको नाम दिया जाता है एंड्रोस्पर्म्स। तो मेल जो है वो दो तरह के स्पर्म्स बनाते हैं, वन इज एक्स कंटेनिंग, अनदर इज वाई कंटेनिंग। एक्स कंटेनिंग आर कॉल्ड गाइनोस्पर्म, वाई कंटेनिंग आर नोन एज द एंड्रोस्पर्म। क्लियर? अब दूसरी बात, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो बेसिकली जो स्पर्म है बेटा, उसमें आपको क्या क्या नजर आता है? एक पार्ट हमारे पास आता है हेड पार्ट, सेकेंड पार्ट आता है नेक, थर्ड पार्ट हमारे पास आता है मिडल पीस, और जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज द टेल पार्ट। तो ये चार पार्ट्स हैं, हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडल पीस एंड टेल, स्पर्म के स्ट्रक्चर में। तो अब अगर अभी ध्यान से आप देखो तो सपोज करो बेटा, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं स्पर्म का हेड पोर्शन। तो हेड पोर्शन में दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल व्हिच मे बी दैट्स कंटेनिंग और वाई कंटेनिंग। सामने की तरफ एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा which is filled with the large number of enzyme that is known as acrosome. Clear? और ये जो सारा का सारा पार्ट है that is nucleus as well as acrosome, these are covered by plasma membrane. साइटोप्लाज्म बहुत ही रिड्यूस्ड होता है स्पर्म में, ऑलमोस्ट एब्सेंट माना जाता है, तो वो आपको कहीं पर नजर नहीं आने वाला। फिर उसके बाद एक स्मॉल कंस्ट्रक्टेड पार्ट आता है विच इज नोन एज नेक, और नेक के बाद जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड मिडल पीस। नेक में दो तरह के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल अगर आपको याद हो तो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो आपने +1 में पढ़े थे। क्लियर? और उसके बाद अगर आप बात करो मिडल पीस की, तो मिडल पीस में अबंडेंटली क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? स्पाइरल फॉर्म में। सो स्पाइरल शीथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया की नजर आती है। और उसके बाद हमारे पास बनता है दिस पोर्शन विच इज मोटाइल एंड दैट इज नोन एज द टेल और फ्लैजेलम, यू कैन सी। क्लियर? तो ये वाले पार्ट को यहाँ पर नाम दिया जाता है एक्रोसोम। दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। ऊपर वाले सेंट्रियोल को नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फिर जो सेकंड है दिस इज नोन एज द डिस्टल सेंट्रियोल। देन उसके बाद दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। क्लियर? स्पाइरल शीथ है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, और यहाँ से निकलता है फिलामेंट विच इज कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट, और वो एक्सियल फिलामेंट आगे जाके एंटर हो जाता है टेल में। सो दिस इज नोन एज एक्सियल फिलामेंट एंड दिस पार्ट इज नोन एज टेल, और ये वाले पार्ट को नाम दिया जाता है एंडपीस। ठीक है? सो दिस पार्ट इज कॉमनली नोन एज एंडपीस। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब इस पार्ट में अगर हम इसकी बात करें, दिस इज हेड पार्ट जो कि फर्स्ट पार्ट है। ये वाले पार्ट को देखें, ये नेक है, कंस्ट्रक्टेड पार्ट। दिस पार्ट इज नोन एज मिडल पीस, दिस इज द मिडल पीस। क्लियर? और ये वाला जो लास्ट पार्ट है दैट इज द टेल पार्ट। सो बेसिकली स्पर्म के स्ट्रक्चर में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडल पीस एंड टेल। क्लियर? अब अगर मैं हेड में देखूं तो हेड में कैक्रोसोम है, एक न्यूक्लियस है। फिर नेक में दो सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। देन माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल शीथ आती है मिडल पीस में। उसके बाद डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स that actually help in the formation of tail part, जिसकी वजह से टेल क्या रहती है? मोटाई। और एक्सियल फिलामेंट का थोड़ा सा हिस्सा बाहर को निकला होता है which is not covered by plasma membrane, तो उस हिस्से को यहाँ पर नाम दिया जाता है एंड पीस। क्लियर? तो ये आप लोगों के पास डायग्राम है, दैट इज द स्पर्म। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से इसका। हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा सबका? ओके।
अच्छा बेटा, अभी इसमें अगर बात करें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की, तो जैसे सबसे पहले देखो आप लोगों के पास, मैं पार्ट्स डिस्क्राइब कर देती हूँ, ध्यान से सुन लो। आप लोगों के पास सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पर आता है, दैट पार्ट इज नोन एज द हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म। क्लियर? अब अगर मैं हेड पार्ट की यहाँ पर बात करूं बेटा, तो हेड पार्ट में देखो आप लोगों के पास है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट। एक आप लोगों के पास पोर्शन आता है विच इज नोन एज द एक्रोसोम, और सेकंड जो पार्ट आता है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस। दो चीजें आती है, वन इज एक्रोसोम, अनदर इज न्यूक्लियस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम हेड की बात करें, तो इसमें जो एक्रोजोम है, ठीक है, एक्रोजोम बेसिकली क्या है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, या आप इसको बोल सकते हो कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। और एक्रोजोम में प्रेजेंट क्या होगा, इट एक्चुअली कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होंगे इसमें, नंबर ऑफ एंजाइम्स विच आर कॉमनली कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। ठीक है, और ये एंजाइम क्या करेंगे, दैट dissolve the egg membrane। जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि एग के अराउंड जो भी कवरिंग है वो डिसॉल्व हो जाए, तभी जाके स्पर्म और एग का न्यूक्लियस क्या होगा, फ्यूज होगा। अब उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, एंड दोज एंजाइम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम में। एक्रोसोम क्या है, द एंटीरियर पॉइंटेड स्ट्रक्चर इन केस ऑफ स्पर्म। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है, कि अगर हम देखें, वी सेकंड हैव द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? एंड न्यूक्लियस आपको पता है कि इट मे बी एक्स कंटेनिंग और इट मे बी वाई कंटेनिंग। तो मेल चाहे जितने भी नंबर में स्पर्म्स बनाए, लेकिन जो भी स्पर्म्स बनेंगे वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक एक्स कंटेनिंग होगा, एक वाई कंटेनिंग होगा। देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, दैट सेकंड पार्ट इज नोन एज द नेक। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, नेक। अब अगर यहाँ पर बेटा नेक की बात की जाए, क्वेश्चन में बाद में लेती हूँ, पहले ध्यान से समझ लो। नेक जो है, नेक पार्ट में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, नेक कंटेन टू सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर? अभी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आगे वाला है, इसका अगर हम फंक्शन देखें, तो ये वाला सेंट्रियोल दिया जाता है जाइगोट को। यानी कि जाइगोट को, जो कि आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जो आपके गैमीट के फ्यूजन से बनता है, उसको बेसिकली जो सेंट्रियोल दिया जाता है वो प्रॉक्सिमल है, और उसको डोनेट करने का काम कौन करता है, स्पर्म करता है। क्योंकि एग में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज उसमें है, सिर्फ सेंट्रियोल नहीं है। तो जाइगोट को सेंट्रियोल एक्चुअल में कौन दे रहा है, स्पर्म दे रहा है। उसी सेंट्रियोल की वजह से जाइगोट क्या करेगा, डिवीजन करेगा। फिर सेकंड हमारे पास आता है डिस्टल सेंट्रियोल। अब अगर डिस्टल सेंट्रियोल की बात की जाए, तो डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, जो आगे जाके बनाता है टेल। ठीक है, जो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है, टेल का, जिसकी वजह से स्पर्म क्या है, मोटाइल इन नेचर। देन उसके बाद जो थर्ड पार्ट आपके पास इसमें आता है, दैट थर्ड पार्ट इज नोन एज द मिडल पीस। मिडल पीस जो है वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि अबंडेंट एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मिडल पीस में स्पाइरल शीथ है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अगर पूछा गया कि स्पर्म का कौन सा पार्ट है जो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, जिससे स्पर्म मूवमेंट कर पाएगा, दैट पार्ट इज बेसिकली द मिडल पीस। तो मिडल पीस में प्रेजेंट क्या होगा, it contain the spiral sheath of mitochondria, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसी एनर्जी की वजह से स्पर्म क्या होगा, मोटाइल। क्लियर? उसके अलावा मिडल पीस में अगर आप देखो तो क्या प्रेजेंट है, एक्सियल फिलामेंट। मिडल पीस आल्सो कंटेन व्हाट, it also contain the axial filament which is coming from the distal centriole. Obviously वो मिडल पीस को पास करके जाएगा बेटा। लास्ट पार्ट आप लोगों के पास जो आता है, दैट इज द टेल पोर्शन। ठीक है, अब टेल की वजह से ये क्या करेगा, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स द मोटिलिटी। इसी वजह से हम स्पर्म को क्या बोलते हैं, मोटाइल इन नेचर। किसकी वजह से, टेल की वजह से।
तो ये बेसिकली आप लोगों के पास है स्ट्रक्चर स्पर्म का, जिसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड में क्या क्या है, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। एक्रोसोम पॉइंटेड स्ट्रक्चर है आगे की तरफ, जिसमें बहुत सारे एंजाइम है जिनको स्पर्म लाइसेन बोला जाता है, जो एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेंगे। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, मे बी एक्स कंटेनिंग और वाई कंटेनिंग। नेक में 2 सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल दिया जाता है जाइगोट को, डिस्टल जो है वो एक्सेल फिलामेंट बनाता है, तो आगे जाके क्या बनाएगा, टेल। मिडल पीस में क्या है, स्पाइरल शीट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी दैट मेक्स द स्पर्म मोटाइल। इसके अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट है, एक्सियल फिलामेंट। और लास्ट पार्ट कौन सा आता है, टेल। टेल क्या प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका फटाफट से। हाँ जी मुस्कान बेटा, आपका क्या क्वेश्चन था? हमें एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व करने से क्या बेनिफिट होएगा? बेटा जो एग मेम्ब्रेन्स हैं वो एग के अराउंड एक ऐसी कवरिंग है जो किसी चीज को अंदर अलाउ नहीं करती है। तो अगर स्पर्म ने एग के अंदर पेनिट्रेट होना है, स्पर्म और एग के न्यूक्लियस में फ्यूज होना है, तो उसके लिए जो एग की मेम्ब्रेन्स है, जो एक तरह की कोटिंग है, उनका डिसॉल्व होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ बेटा, आई थिंक और दिया होगा। हाँ बोलो। मैम मिडिल पीस और टेल का जो फंक्शन है वो सेम है? बेटा टेल तो मोटाइल स्ट्रक्चर है। जैसे सपोज करो ना, आपके पास टांगे हैं, आप टांगों को किस लिए यूज करते हो, चलने के लिए ना। लेकिन उसके लिए एनर्जी आपको कौन देता है, एनर्जी तो बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो प्रोवाइड करती है ना। तो सेम वे में मिडल पीस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसी एनर्जी की वजह से टेल मूव करेगी, तो ओवरऑल स्पर्म कैसा होगा, मोटाइल नेचर। क्लियर? यस मैम। अच्छा बेटा, लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसमें आपने क्या करना है, प्रोसेस आप लोगों ने करा था यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस, और एक मैंने आप लोगों को इसकी दूसरी टर्म बताई थी, स्पर्मेटिलियोसिस। याद है किसी बच्चे को क्या था ये? अगर किसी को याद हो तो क्या था ये, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस? That is the conversion of spermatid into sperms। ये था ना आपके पास, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखो, स्पर्मेटिड कैसा होता है, नॉन मोटाइल, और स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल, लेकिन दोनों हैप्लॉइड होते हैं। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस आएंगे स्पर्मेटिड में, जिसकी वजह से इट विल बी कन्वर्ट इनटू द मोटाइल फॉर्म, दैट मोटाइल फॉर्म इज नोन एज स्पर्म। तो सबसे पहला चेंज आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल there will be the elongation of nucleus। मतलब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो, उसमें न्यूक्लियस थोड़ा elongated, थोड़ा बड़ा नजर आता है आपको, that is called elongation of nucleus। then second step होगा formation of acrosome from the Golgi body। acrosome का formation किससे होता है, गोल्जी बॉडी से। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन से सेल ऑर्गेनेली से होता है, गोल्जी बॉडी से। एंड ऑटोमेटिकली बेटा एक्रोसोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, तो उन एंजाइम का फॉर्मेशन कौन करता है, लाइसोसोम। तो हमेशा याद रखो कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा गोल्जी बॉडी से, और उसके अंदर जो एंजाइम है वो किससे बनेंगे, लाइसोसोम से। थर्ड आप लोगों के पास आता है अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल। दोनों सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होगा, प्रॉक्सिमल आगे की तरफ, डिस्टल पीछे की तरफ। क्लियर? देन उसके बाद आपके पास होगा फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? देन उसके बाद आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ टेल। एक्सेल फिलामेंट बनेगा तो डेफिनेटली टेल भी बनेगी, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लैजेलम। और एक हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होगा यहाँ पर, रिड्यूस, एंड स्पाइरल अरेंजमेंट
ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। जो माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है उसका कैसा अरेंजमेंट होगा आपके पास? स्पाइरल अरेंजमेंट होगा। क्लियर? तो ये वाले सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जब स्पर्मेटेड स्पर्म में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहले होगा इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, फिर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, फॉर्मेशन ऑफ द टेल और फ्लैजेलम, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसीलिए स्पर्म में आपको साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी नजर नहीं आता क्योंकि वो कंप्लीटली रिड्यूस्ड हो जाता है। देन उसके बाद स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, और किसमें होगा? मिडल पीस में। तो ये चेंजेस तब होंगे जब स्पर्मेटेड स्पर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कि कौन सा प्रोसेस होगा? स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिनियोसिस। क्लियर है बेटा ये पॉइंट सबको? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। मैम एक्रोसोम वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके ऊपर, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है ड्यूरिंग लेक्चर तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, मैं लास्ट में एक बार डिस्कस करूंगी। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा सबका? ओके। अच्छा अभी देखो जो सेकंड पार्ट इसमें आप लोगों ने करना है दैट इज ओवम और एग, यानी कि फीमेल गैमीट की बात हो रही है। ठीक है, कैसा होता है फीमेल गैमीट? इट इज हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल एंड लार्ज इन साइज। स्पर्म के कंपैरिजन में एग का साइज होगा बड़ा, नॉन मोटाइल है, मोटिलिटी नहीं है, और हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ऑब्वियसली गैमीट है बेटा तो हैप्लॉइड ही होंगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट, जो एग या ओवम है बेटा उसके लिए टर्म यूज किया जाता है ए लेसिथल। ए लेसिथल का मतलब कि एग में यॉक नहीं होगा। बर्ड्स के जो एग होते हैं या जो रेप्टाइल्स के एग होते हैं उनमें जनरली ना अबंडेंट अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होता है। यॉक जो है वो बेसिकली बेटा एक तरीके का न्यूट्रिशियस एलिमेंट है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को फर्टिलाइज्ड एग के अंदर। लेकिन हमारे में जो एग या ओवम है जब वो फर्टिलाइज्ड होता है तो वो एम्ब्रियो बनाएगा दैट कनेक्टेड टू द मदर बाय द प्लेसेंटा, तो उसको न्यूट्रिशन वहां से मिलता है। इसीलिए ह्यूमन के केस में जो एग बनता है दैट इज ए लेसिथल, मींस देयर इज नो yolk। क्लियर? दूसरी बात, जो एग होगा इट विल बी कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स। प्रॉपर जो एग है बेटा वो किससे कवर्ड होगा? मेम्ब्रेन से। क्लियर? तो अब जरा डायग्राम पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सपोज करो ये आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस हमेशा बेटा कौन सा होगा? एक्स कंटेनिंग, क्योंकि फीमेल कैसी होती है? फीमेल होती है एक्स एक्स। तो जब भी आपके पास एग फॉर्मेशन होगा तो उस एग का जीनोटाइप क्या होगा? 22 प्लस एक्स। 22 ऑटोसोम है, एक्स आपका क्या है? क्रोमोसोम। तो मतलब सारे गैमीट जितने भी एग हैं वो फीमेल में कैसे बनेंगे? सेम बनेंगे, सभी एग में एक्स ही होगा ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए उनको क्या नाम दिया जाता है? होमोगैमीट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेन आ जाती है, दिस इज अनदर मेम्ब्रेन। देन अगेन you have the membrane which is present on there। तो यहाँ पर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स आप लोगों को नजर आती हैं। दिस इज अनदर सेपरेट मेम्ब्रेन, और इसके बाहर भी जो प्रेजेंट होगी दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स की एक मेम्ब्रेन आप लोगों को नजर आएगी। दिस इज द अनदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन आउटर साइड। तो अगर आप इस टाइम पे स्ट्रक्चर देखो बेटा ओवम का या एग का, तो मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो आउटर साइड पे मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। क्या बोला जाता है इस मेम्ब्रेन को? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये मेम्ब्रेन है नेक्स्ट आपको बिल्कुल कोरोना रेडिएटा के नीचे नजर आती है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। फिर उसके बाद
रेड कलर की जो मेम्ब्रेन आप लोगों को नजर आ रही है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज विटेलाइन मेम्ब्रेन। देन उसके बाद जो ये मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म, या इसको एक और नाम दिया जाता है ओप्लाज्म, क्योंकि ओवम है, एंड दैट इज न्यूक्लियस एट द सेंटर। क्लियर? और यहाँ पर हल्का सा अगर आप नीचे की तरफ देखो तो रेड कलर के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आप लोगों को नजर आएंगे। इन ग्रेन्यूल्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। So this is basically the diagrammatic presentation of female gamete. Clear? तो एक सबसे पहले ध्यान में रख लो, सेंटर में न्यूक्लियस है, ऑलवेज एक्स कंटेनिंग। न्यूक्लियस के अराउंड abundant cytoplasm which contain all the cell organelles except the one that is a centriole. Always remember. Then it is covered by a very thin membrane which is called plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे ग्रेन्यूल्स हैं, those are called cortical granule. फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो रेड कलर की मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है बहुत ही पतली, दिस इज कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन। और विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर अनदर लेयर जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के सबसे बाहर फॉलिकुलर सेल्स की लेयर कोरोना रेडिएटा। यानी कि बाहर से अगर आप देखो तो बेटा सबसे बाहर कौन सा है, कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीक्वेंस जरा ध्यान से याद कर लो। और एक और चीज देख लो, आपके पास ये जो मेम्ब्रेन है रेड कलर की विच इज विटेलाइन मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में स्पेस नजर आ रहा है ना आपको, डायग्राम में बहुत क्लियर दिख रहा है। विटेलाइन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, सो दिस स्पेस इज नोन एज द perivitelline space. So this is basically the diagram for the female gamete which is called ovum. Screenshot ले लो बेटा इसका जल्दी से। दोनों होगी मैम। स्कूल की क्लासेस चल रही हैं तुम लोगों की? यस मैम। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो करा था दैट वाज गेमेटोजेनेसिस। क्लियर? गेमेटोजेनेसिस आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था oogenesis। प्रॉपर प्रोसेस मैंने आप लोगों को सारा कंप्लीट करवा दिया। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हमने करा था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और एक था स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। क्लियर? वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दो क्वेश्चन मैंने उस दिन आप लोगों को दिए थे कि जब oogenesis होगा तो जो डिवीजन होता है एग या ओवम का, लाइक जैसे सेकेंडरी oocyte अगर डिवाइड कर रहा है तो वो भी अनइक्वल डिवीजन होती है, और अगर प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा तो उसमें भी अनइक्वल डिवीजन रहता है। तो इसका रीजन बताना था आपने। तो रीजन ये है कि बेटा अगर प्राइमरी oocyte डिवाइड करता है तो वो दो अनइक्वल सेल बनाता है। सेम वे में अगर सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा तो वो भी अनइक्वल सेल बनाएगा जिसमें लार्जर ओवम है, स्मॉलर पोलर बॉडी है। तो ये जो अनइक्वल डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की, ये बेसिकली क्यों की जाती है, ताकि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो है वो ओवम में रिटेन हो जाए, और जो मतलब बाकी बचा हुआ साइटोप्लाज्म है वो पोलर बॉडी को मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि वो जो इतना हैवी अमाउंट में साइटोप्लाज्म था दैट विल बी रिलीज्ड आउट, वो एक तरीके से रिलीज हो जाएगा। ठीक है? और जितना साइटोप्लाज्म रिटेन करना था वो ओवम में रिटेन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म था वो हमने रिलीज कर दिया और वो पोलर बॉडी को दे दिया। इसीलिए पोलर बॉडी स्मॉल साइज की है, ओवम लार्जर साइज का है। और इसी वजह से ओवम में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। सिर्फ एक नहीं आएगा, सेंट्रियोल, जो कि स्पर्म डोनेट करता है एक तरीके से आने वाले जाइगोट को। क्लियर? अब उसके बाद ये चीज आप लोगों ने देखनी थी जो इम्पोर्टेंट थी बेटा। और एक और चीज इसमें ध्यान में रखना
कि जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म का जब आपने डायग्राम बनाया था तो साइटोप्लाज्म बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है, तो इस वजह से स्पर्म का कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रॉपर बचता नहीं है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही आपको उसमें नजर आता है। और दूसरा, स्पर्म जो सेल ऑर्गेनली बनने वाले जाइगोट को देगा या डोनेट करेगा, दैट इज बेसिकली ओनली द सेंट्रियोल विच इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, या फिर वो अपना न्यूक्लियस देता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल। अब ये तो हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में, लेकिन फर्टिलाइजेशन में, बट फर्टिलाइजेशन से पहले एक टॉपिक यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताते हैं कि जब आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर पढ़ा था बेटा, तो वहां पर जनरल मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल एंड ऑएस्ट्रस साइकिल के बारे में। क्लियर? तो एक तो पहली बात, जो ये साइकिल है ये कहाँ ऑपरेट होता है? इन केस ऑफ फीमेल्स, या आपको फीमेल की बॉडी में मिलेगा, लेकिन कौन सी फीमेल्स बेटा, वो आपने ध्यान में रखना है, प्राइमेट्स। क्लियर? प्राइमेट्स में आपके पास कौन कौन आते हैं? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। तो मंकी, एप्स एंड ह्यूमन की जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में हर मंथ एक साइकिल ऑपरेट करता है विच इज कॉमनली नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस कहाँ आएंगे? साइक्लिकल चेंजेस आएंगे ओवरी में, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और यही साइक्लिकल चेंजेस आते हैं यूट्रस में, जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इन द फीमेल प्राइमेट्स। ठीक है, फीमेल ऑफ प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स की जो फीमेल्स हैं उनकी ओवरी में और उनके यूट्रस में जो लगातार चेंजेस आते हैं बेटा, उन चेंजेस को बेसिकली नाम दिया जाता है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का। क्लियर? अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ फीमेल की बॉडी में होगा, और कौन सी फीमेल? जो प्राइमेट्स की है। नॉन प्राइमेट फीमेल में ये नहीं होता। और इस साइकिल में होगा क्या? साइक्लिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, किस केस में? ओवरी एंड यूट्रस के केस में। क्लियर? दूसरी बात बेटा, जो साइकिल होगा वो बेसिकली स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। तो साइकिल कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी स्टेज में, जब फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11 to 13 इयर्स ऑफ एज। और उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उस पॉइंट में उसको नाम दिया जाता है मेनार्क। क्या बोला जाता है उसको? मेनार्क। मेनार्क का मतलब होता है the starting of menstrual cycle at puberty। क्लियर? फिर उसके बाद अराउंड द एज ऑफ 50, जब फीमेल अप्रोक्सीमेट 50 इयर्स की एज पे पहुंचती है, तो उस टाइम पे जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो ये सीज कर जाएगा बेटा, रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो इस स्टेज को यहाँ पर नाम दिया जाता है मीनोपॉज। क्या बोला जाता है इसको? मीनोपॉज। तो एक टर्म आपके पास है मेनार्क और एक टर्म आपके पास है मीनोपॉज। दोनों को जरा ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी में जब ये साइकिल फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्क बोला जाता है, और अराउंड द एज ऑफ 50 ये साइकिल जो है सीज कर जाता है, रुक जाता है फीमेल में, उसको क्या बोला जाता है? मीनोपॉज। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप देखो तो ये जो साइकिल है बेटा, इट कंप्राइजेस ऑफ अबाउट 28 और 29 डेज, या तो 28 डेज या फिर 29 डेज का अप्रोक्सीमेटली ये साइकिल है। ठीक है, और ये साइकिल जो होगा बार बार क्या होता रहता है? रिपीट। हर मंथ क्या होगा? रिपीट। आफ्टर एवरी 28 और आफ्टर एवरी 29 डेज ये फिर से रिपीट हो जाता है। क्लियर? और दूसरी बात, अगर आप इस साइकिल की करो तो ये साइकिल जनरली ध्यान में रखना है आपने, इट इज एब्सेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे ये साइकिल क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये तो एक पॉइंट है कि प्रेगनेंसी में साइकिल होता ही नहीं है, इसीलिए जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है फॉर 9 मंथ्स तो उनमें मेंसेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर? बट इट कैन बी एब्सेंट, यानी कि एक और कंडीशन आप लेके चलो कि ये जो साइकिल है इट कैन बी एब्सेंट इन सम कंडीशन।
किसी कंडीशन में ये एब्सेंट भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास कंडीशन क्या है, मे बी देयर इज अ सिस्ट इन द ओवरी। अगर ओवरी में सिस्ट प्रेजेंट है तो उस केस में ये साइकिल नहीं होगा। मे बी ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक रीजन माना जाता है जिसकी वजह से साइकिल नहीं होगा। या मे बी जो फीमेल है उसकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मेंटली या फिजिकली बहुत स्ट्रेस है, तो भी ये साइकिल एब्सेंट हो सकता है। और मे बी जो डाइट है वो इम्बैलेंस डाइट है, ठीक है, जो भी डाइट फीमेल ले रही है वो इम्बैलेंस है, तो उस केस में भी एब्सेंट हो सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखो, अगर ये प्रेगनेंसी में एब्सेंट है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर फीमेल में कभी भी मेंसेस नहीं हो रहे तो दैट मीन्स कि वो प्रेग्नेंट है, ऐसा तो आप मानोगे नहीं, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो मेंसेस नहीं होंगे, लेकिन अगर मेंसेस नहीं हो रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फीमेल प्रेग्नेंट है, वो उसका कंफर्म्ड नहीं माना जाता, क्योंकि मेंसेस बहुत सारी कंडीशन में नहीं भी होते हैं, इवन इफ द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है। जैसे सिस्ट हो गया ओवरी में, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है या इम्बैलेंस डाइट है, तो उन केसेस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, और इट कैन बी इरेगुलर। क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में ये बताते हैं कि जो पूरा का पूरा साइकिल है इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। टोटल आपके पास ये कितने फेजेस में डिवाइडेड है, हमारे पास टोटल आपके पास आते हैं 4 फेजेस। क्लियर। सबसे पहला जो फेज हमारे पास आता है दैट फेज इज नोन एज द मेंसेस फेज। क्वेश्चन में मैं बेटा बाद में आती हूँ, पहले थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। तो फर्स्ट फेज हमारे पास आता है मेंसेस फेज, जो चलता है 3 से 5 दिन तक, ठीक है। मेंसेस फेज के बाद सेकंड आता है फॉलिक्यूलर, या फिर इसको बोला जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। या बेटा आप इसको एक और नाम देख सकते हो, दैट इज पोस्ट मेंसेस फेज, या फिर इसको बोला जाता है प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। और ये है आपके पास सेकंड फेज। फॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स बनती हैं। प्रोलिफरेटिव क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स का बहुत डेवलपमेंट होता है इसमें। पोस्ट मेंसेस क्योंकि मेंसेस के बाद आता है। प्री ओव्यूलेटरी क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले होगा। थर्ड फेज आप लोगों के पास आता है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। और लास्ट जो नंबर 4 आता है बेटा, उसको नाम दिया जाता है सेक्रेटरी फेज, या फिर आप उसको बोलोगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद होगा, या फिर आप इसको प्री मेंसेस फेज भी बोल सकते हो क्योंकि वो मेंसेस से पहले होगा। तो बस ये इंट्रोडक्शन है, इसको जरा ध्यान से समझ लो, इसी में बहुत सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। क्लियर। तो पहली बात, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके केस में होता है, प्राइमेट्स की फीमेल में, ठीक है। कहाँ कहाँ साइक्लिकल चेंजेस होंगे, ओवरी एंड यूट्रस में। प्यूबर्टी में जब ये साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, मेनार। अराउंड द एज ऑफ 50 जब साइकिल सीज कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। कितने अप्रोक्सीमेट डेज का साइकिल होता है, 28 या 29 डेज का, और फिर ये हर मंथ रिपीट होता है। जनरली ये साइकिल कब एब्सेंट होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर फीमेल में मेंसेस नहीं हो रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट है, आप ऐसा नहीं रिलेट कर सकते, क्योंकि सम टाइम ये एब्सेंट हो सकता है ड्यू टू द सिस्ट इन द ओवरी, ड्यू टू द हार्मोनल इंबैलेंस, मे बी ड्यू टू द स्ट्रेस, और मे बी ड्यू टू द इंबैलेंस इन डाइट। और टोटल कितनी स्टेजेस या कितने फेजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 4। पहला कौन सा है, मेंसेस फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, एंड फोर्थ सेक्रेटरी फेज। ये हो गया बेटा, तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो। चैट बॉक्स में जो जो क्वेश्चन आपने डालने डालते जाओ बेटा, लास्ट में बस एक बार डिस्कस करूंगी मैं, ठीक है। अभी आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस साइकिल को पूरा डिटेल में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, बहुत सारी टर्म्स हैं और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लो।
अब बेटा सबसे पहला जो देखो फेज यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्ट करना है, दैट फेज इज नोन एज द मेंसेस फेज। क्लियर? अब मेंसेस फेज का सबसे पहले तो आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए। मेंसेस फेज चलता है 3 से 5 दिन तक, मतलब मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। हो सकता है किसी फीमेल में 5 की बजाय वो 7 दिन तक भी चले, लेकिन वो ड्यू टू सम इम्बैलेंस है। अदरवाइज नॉर्मल ड्यूरेशन इसका कितना रहता है? 3 से 5 दिन तक। अब आपने देखना है कि मेंसेस फेज में बेटा होता क्या क्या है। क्लियर? तो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मेंसेस फेज में क्या होगा। देखो मेंसेस फेज में फर्स्ट ऑफ ऑल मेंसेस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द ब्लीडिंग। तो सिंपल सी बात है बेटा कि फीमेल की जो वेजाइनल ओपनिंग है वहां पर होती है ब्लीडिंग, और उसमें निकलता है रिमेनिंग मास ऑफ एंडोमेट्रियम। अब अगर आपको याद हो तो एंडोमेट्रियम में क्या पढ़ा था? इंटरनल लेयर ऑफ यूट्रस। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझ लो। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है सेक्स हार्मोन विच इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है बेटा वो यहाँ पर क्या हो गया? सडनली डिक्रीज हो गया। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया? डिक्लाइन। अब एक चीज ना दिमाग में बिठा लो, मेंसेस और प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड है। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो मेंसेस नहीं होंगे। इज इट क्लियर? और अगर प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन हुआ तो डेफिनेटली मेंसेस होंगे। बस ये दोनों समझ लो आप अच्छे से। तो मेंसेस फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्लियर? अब इसके लेवल डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? देखो प्रोजेस्टेरॉन आपको किस लिए चाहिए? प्रोजेस्टेरॉन एक तो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम को थिक बनाता है। ठीक है? दूसरा, जितनी देर तक प्रोजेस्टेरॉन है वो एफएसएच को सीक्रेट नहीं होने देगा, तो मतलब फीमेल्स में कोई नई फॉलिकल्स नहीं बनेंगे। दैट मींस कि फीमेल में ओवम फॉर्मेशन आगे नहीं होगा। तो अब वही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बेटा डिक्लाइन कर गया। डिक्लाइन कर गया तो डेफिनेटली उस वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो यहाँ पर क्या होगी? रप्चर होगी। ठीक है? एंडोमेट्रियम टूटेगी। जब एंडोमेट्रियम टूटेगी बेटा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो डी रप्चर्ड मास है किसका? एंडोमेट्रियम का। सो रप्चर्ड एंडोमेट्रियम प्लस आपके पास है ब्लड, ठीक है, एंड म्यूकस, ये सारा कुछ जो होगा कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग ऑफ फीमेल। तो ये सारी चीजें फीमेल की वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आ जाएंगी। तो जैसे ये बाहर आती हैं तो इनको यहाँ पर नाम दिया जाता है मेंसेस, और यू कैन से ब्लीडिंग। सो दिस विल हैपन ड्यूरिंग द मेंसेस फेज। क्लियर? तो मेंसेस फेज का ड्यूरेशन है 3 से 5 दिन का। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्लाइन कर जाता है, सडन डिक्लाइन। क्लियर? अब वो क्यों करेगा उसको आगे रिलेट करेंगे। उसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूटेगी, तो टूटी एंडोमेट्रियम प्लस ब्लड प्लस म्यूकस ये सब निकलना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग, और उसको यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? मेंसेस और ब्लीडिंग। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ बेटा सेकंड फेज में। सेकंड फेज को हमने यहाँ पर नाम देना है फॉलिकुलर फेज, या फिर इसको नाम दिया जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। क्लियर? अभी इसके दो और नाम है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो सेकंड फेज हमारे पास है फॉलिकुलर फेज, और यू कैन से द प्रोलिफेरेटिव फेज। सबसे पहले तो बेटा ड्यूरेशन देखो इनका। अच्छा, ड्यूरेशन में इसका चलता है फ्रॉम 6th अप टू 13th डे। देखो मैंने डे लिखा है, डेट नहीं लिखा है। 6 तारीख नहीं है यहाँ पर, 6 दिन है, 6th डे। ठीक है? कब से कब तक चलेगा? सपोज मंथ के पहले 5 दिन हो गए मेंसेस, फर्स्ट से लेके 5th तक क्या चला? मेंसेस फेज चला फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? जस्ट सपोज करो तो 5वें दिन मेंसेस फेज खत्म हो गया, आ गया 6th डे। तो 6th डे से लेके 13th डे तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 दिन तक आपके पास क्या चलेगा यहाँ पर? फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पर फेज हो गया स्टार्ट। अब देखो बेटा हमने क्या करा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्लाइन कर गया, प्रोजेस्टेरॉन गिरेगा तो एफएसएच बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले एफएसएच एंड एलएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन, इनका लेवल यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज होगा।
ठीक है, मतलब इनका सिक्रेशन बढ़ेगा। अब आपको पता है कि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ तो डेफिनेटली बेटा उसकी वजह से क्या होगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, यानी कि फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन में चेंज होंगी, प्राइमरी इंटू सेकेंडरी इंटू टर्शरी इंटू ग्राफियन फॉलिकल। और जैसे जैसे आप ग्राफियन बनाओगे उसके अंदर क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। वेरी क्लियर, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल यानी कि जितनी भी फॉलिकल्स हैं जब ये डेवलप करेंगी तो फॉलिकल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेंगे, फॉलिकल्स आर द सोर्स ऑफ विच हार्मोन, फॉलिकल सिक्रेट करती हैं हार्मोन ईस्ट्रोजन। क्लियर, तो ईस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है वो भी यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है तो ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन होने की वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल हो गया हाई, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, रिपेयर करेगा, किसको रिपेयर करेगा, इट विल रिपेयर द एंडोमेट्रियम, ठीक है। यहाँ एंडोमेट्रियम टूटी थी ना, अब उसको रिपेयर भी तो करना पड़ेगा, तो रिपेयर का काम कौन स्टार्ट करेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर, तो फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकल्स बनती हैं, कन्वर्ट होती हैं, तो आप इसको फॉलिक्यूलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हो। 6th डे से लेके 13th डे तक का टाइम पीरियड ये लेता है। इस टाइम पे एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एफएसएच बढ़ेगा तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, उस वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा और वही ईस्ट्रोजन आगे जाके किसको रिपेयर करेगा, एंडोमेट्रियम। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज आगे बढ़ेगा एफएसएच एंड एलएच, ठीक है, अटेन पीक लेवल, मतलब इन दोनों का लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी हाई, इंक्रीज्ड। क्लियर हो गया। अब इस टाइम पे आप मुझे ये बताओ कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसा होगा, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। बेसिकली बेटा प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। अभी तक तो आप सिर्फ फॉलिकल बना रहे हो, अभी तक तो आपने ओव्यूलेशन भी नहीं करा, तो कॉर्पस ल्यूटियम अभी है आपके पास, नहीं है। दैट मीन्स कि इस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका लेवल आपके पास क्या होगा, लो, वेरी लो, नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि उसका सोर्स ही नहीं है आपके पास। पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है उसको हम यहाँ पर नाम देते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोला जाता है इसको, ओव्यूलेटरी फेज। नाम से क्लियर है बेटा, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, ओव्यूलेशन। और आप जानते हो ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी ओवरी से रिलीज हो जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, एलएच, इसीलिए फीमेल में एलएच को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेटरी हार्मोन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहली बात अगर मैं ओव्यूलेटरी फेज की करूं तो इसमें बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन, ठीक है। ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल, यानी कि साइकिल अगर टोटल 28 या 29 दिन का है तो 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन। यानी कि साइकिल के बिल्कुल मिड में कौन सा प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन का। तो ऑलवेज रिमेंबर साइकिल के बिल्कुल मिड में कौन सा प्रोसेस होगा, ओव्यूलेशन, ठीक है। और यू कैन से ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल। क्लियर। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, देयर इज अ LH सर्ज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ LH। बढ़ता तो बेटा FSH भी है लेकिन FSH की कंपैरिजन में LH का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन हो जाता है। तो जैसे ही एकदम से LH हाई कंसेंट्रेशन में होगा तो उसको बोल दिया जाता है LH सर्ज। और इसी वजह से कौन सा प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ये दोनों ओवरी से बाहर क्या हो जाएंगे बेटा, रिलीज हो जाएंगे।
इसीलिए आप इस फेज को क्या नाम देते हो, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, तो पहले मेंसेस फेज है। मेंसेस फेज में प्रोजेस्टेरॉन का सडनली लेवल गिरा, उससे एंडोमेट्रियम टूटी हुई एंडोमेट्रियम ब्लड और म्यूकस वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आया, उसने बना दिया मेंसेस और द ब्लीडिंग फेज। कब तक चलेगा, 3 से 5 दिन तक। फिर आया फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट 5 डेज जो मंथ के हैं उसमें मेंसेस हुआ तो 5th डे तक मेंसेस होगा, उसके बाद 6th डे से लेके 13th डे तक आपके पास कौन सा फेज होगा, फॉलिकुलर। उसमें एफएसएच और एलएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, उसकी वजह से फॉलिकल्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फॉलिकल क्या सिक्रेट करेंगी, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, रिपेयर करेगा। फिर धीरे धीरे एफएसएच और एलएच पीक लेवल पे आ जाएंगे, मतलब हाई लेवल, हाई कंसेंट्रेशन। और ड्यूरिंग दिस फेज अगर आपसे पूछा गया कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसा है, तो ऑलवेज रिमेंबर प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी 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 लो, क्योंकि इसका सोर्स यहाँ पर नहीं है। थोड़ा बहुत अगर वो होगा तो होगा, अदरवाइज इट इज वेरी लो इन कंसेंट्रेशन। फिर उसके बाद थर्ड कौन सा आता है, ओव्यूलेटरी। क्या होगा, ओव्यूलेशन कब होगा, ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिड में। क्यों, बिकॉज देयर इज अ एलएच सर्ज, एंड व्हाट इज एलएच सर्ज, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, and due to this high level of LH there is a process which is called ovulation। तो ovulation में क्या होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगी, ओवरी से बाहर सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो तीनों फेजेस हैं इनको नाम दिया जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम आप अगर जैसे मेंसेस फेज अगर मान लो 4 दिन का है, तो 4 दिन के बाद जो फॉलिकुलर फेज है वो 5th डे से स्टार्ट होएगा या फिर 6th डे से स्टार्ट हो जाएगा? बेटा डिपेंड करता है, देखो मैंने वही बोला, तभी मैंने 3 से 5 दिन लिखा हुआ है। कई में सिर्फ 3 दिन मेंसेस होते हैं, कईयों में प्रॉपर 5 दिन होते हैं, और कईयों में इवन 5 से भी ज्यादा हो जाते हैं, 6-7 भी हो जाते हैं। तो अगर सपोज 3 दिन का है या 4 दिन का है, तो जैसे ही वो होगा उसके बाद इमीडिएट आपका फॉलिकुलर स्टार्ट हो जाता है। ये इन जनरल हमने लिया है, इन जनरल जो एक जनरल पैटर्न है, बट ये पैटर्न फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकता है। हर फीमेल में प्रॉपर 28 डेज का साइकिल नहीं होता है, कईयों में 30 का होता है, कईयों में 31 का होता है, इवन कईयों में मेंसेस 1.5-2 महीने बाद भी आते हैं, मे बी ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द बॉडी, तो उसमें उनका साइकिल 35 या 45 दिन का भी चला जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हर फेज का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगा, आपने इन जनरल याद रखना है। ठीक है, यस मैम, थैंक यू आई मैम। थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा आप लोगों ने। अच्छा देखो, ये जो 3 फेजेस आपके पास थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अब इनके लास्ट वाला फेज हम लोगों ने डिस्कस करना है। दैट फेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उस फेज को, दैट इज नंबर 4, नाम दिया जाता है सीक्रेटरी फेज, या फिर उसको बोला जाता है ल्यूटियल फेज, या फिर उसको बोला जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्लियर, या फिर उसको एक और नाम दिया जाता है प्री मेंसेस फेज। बहुत इजी है नाम याद करना, कोई मुश्किल नहीं है। सीक्रेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम में फीमेल की वेजाइनल ओपनिंग से लिटिल म्यूकस लाइक सिक्रेशन रिलीज होती है। ल्यूटियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है इस फेज में, तो आप इसको ल्यूटियल भी बोलते हो। ओव्यूलेशन के बाद होगा तो पोस्ट ओव्यूलेटरी बोलते हो, और मेंसेस से ठीक पहले वाला फेज है तो आप इसको प्री मेंसेस भी बोलते हो। वेरी सिमिलर, ठीक है। अब अगर 14th डे में, यानी कि मिड ऑफ द साइकिल ओव्यूलेशन हुआ, तो 15th डे से लेके अप टू द 26th डे अप्रोक्सीमेटली, अब 2 दिन ऊपर हमने इसलिए ले लिए हैं बिकॉज कई फीमेल्स में बेटा जो मेंसेस है वो उनकी ड्यू डेट से 3 या 4 दिन पहले भी आ जाते हैं, कईयों को ड्यू डेट वाले टाइम पे ही होते हैं और कईयों को ड्यू डेट से इवन बाद में भी होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट इन जनरल हमने लेना है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये सब में ही इक्वली अप्लाई होगा, वो मैं पहले ही आपको बता चुकी। ठीक है,
तो अब अगर आप ये ड्यूरेशन के हिसाब से देखो तो सीक्रेटरी फेज कंपैरेटिवली लंबा माना जाता है बाकी फेजेस के कंपैरिजन में। अब आप ये देखो कि वहां पर आप ओव्यूलेशन कर चुके थे, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन खत्म हुआ, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या बनेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन वो तो होना ही होना बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बना वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, तो डेफिनेटली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी यहाँ पर, थिक एंड वेस्क्यूलर, मतलब एंडोमेट्रियम थोड़ी मोटी हो जाएगी और उसको ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर मिलेगा। इसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, क्योंकि आगे जाके प्रेगनेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अब वो तो डिपेंड करता है ना आपके पास, ठीक है। फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ईस्ट्रोजन का अगर मैं लेवल इस टाइम पे देखूं तो डेफिनेटली बेटा ईस्ट्रोजन का लेवल वेरी लो, क्योंकि ईस्ट्रोजन का तो सोर्स अब आपके पास है ही नहीं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये चार चीजें तो होंगी होंगी, ये तो क्लियर है, इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है, आगे बेटा दो कंडीशन आ जाती है, याद है दो कंडीशन कौन सी, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, पहली कंडीशन। इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। मैं दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको सीक्वेंस याद हो जाए। पहली कंडीशन, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फिम्बरे ने सेकेंडरी oocyte को कैप्चर करा, सेकेंडरी oocyte एम्पुला में चला गया, फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पर उसका स्पर्म से फोर्स कांटेक्ट हो गया, उसका मियोसिस भी कंप्लीट हो गया और स्पर्म और एग का अल्टीमेटली फ्यूजन भी हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन डन। क्लियर हो गया? अब अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर इस केस में जो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम है, that is corpus luteum which is yellow colored body, corpus luteum ओवरी में रिटेन्ड रहेगा, रिटेन्ड रहेगा, खराब नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा और लगातार प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जाएगा। क्लियर? वेरी क्लियर। और फिर इसी वजह से आगे जाके क्या होगी, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन याद है ना, ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम में फिट हो गया, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, तो उस केस में आगे जाके मेंसेस क्या हो जाएंगे, एब्सेंट। पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने तक फीमेल में मेंसेस ही नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन पूरी प्रेगनेंसी में इतना हाई मेंटेन्ड है, तो वो तो फिर आगे कुछ होने ही नहीं देगा। ये तो बेटा कब हुआ ना, जब फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। अब नॉर्मल जो फीमेल मैरिड नहीं है या जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें तो ये नहीं हो सकता। उनमें क्या होगा, if fertilization do not occur, if fertilization do not occur, then after some days जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो यहाँ पर क्या हो गया, डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर क्या हो गया, खत्म। क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, सेकेंडरी oocyte वहां पर खत्म हो गया, तो नीचे ओवरी के अंदर कुछ दिनों बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो गया, खत्म। कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हुआ, यहाँ पर डिक्लाइन, सडन डिक्लाइन, एकदम से प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हुआ, अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी। इसको आप नहीं रोक सकते, इसको तभी रोक सकते हो जब प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो ये भी नहीं रहेगी, तो एंडोमेट्रियम यहाँ पर क्या हो गई, रप्चर, टूट गई। फिर रिलीज आउट, ठीक है, कहाँ निकली, बॉडी से बाहर, रिलीजेस आउट विद ब्लड, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मेंसेस, मतलब मेंसेस हो गए वापस से शुरू, यानी कि अगला साइकिल हो गया फिर से स्टार्ट, ठीक है। तो ये सब होगा सीक्रेटरी फेज। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर और इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर। तो जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं
अनमैरिड फीमेल्स हैं, यू कैन से, उनमें तो बेटा यही होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिनों के बाद खत्म, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन, एंडोमेट्रियम टूटी एंड वापस से मेंसेस क्या हो गए स्टार्ट, मतलब वही साइकिल फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका। हाँ जी बेटा, इतना क्लियर हो गया आप लोगों